आज हम देखेंगे स्वप्न खंड काव्य रामनिवास त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है और यह ओरिजिनल रचना है। इसका हमको व्याख्या देखना है। तो पहला है, कुमुद इंदु कौशिक इंदिवर रवि रथांग के हर्ष तेज सुख विधि की रचना वश क्रमशः ये ह्रास वृद्धि मय जय के सम्मुख मंद मंद मारुत से क्रीडित पुष्पित सुरभित मधुप निसेवित मंजुमालती लता भवन में था बसंत की हृदय तरंगित। तो ये जो पंक्ति है, ये मैंने जो पढ़ा, इसमें से आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो है प्रकृति चित्रण किया गया है। एकदम सिंपल सा बात है। अब ये किससे लिया गया है? ये स्वप्न खंड काव्य है जो कि रामनिवास त्रिपाठी है, उनके द्वारा लिखा गया है, से यह लिखा गया है। तो कुमुद मतलब कमल होता है, इंदु मतलब चंद्रमा, कौशिक मतलब प्यार और स्नेह है, इंद्र और शिव का दूसरा नाम है, इंदिवर मतलब नीलकमल, रथांग मतलब होता है रथ, और विधि मतलब भगवान होता है, विधि मतलब भगवान, ह्रास वृद्धिमय मतलब पतन उन्नति से भरा, मंद मंद मतलब धीरे धीरे, मारुत मतलब पवन, क्रीडित मतलब बोलता हुआ, पुष्पित मतलब फूलों से भरा हुआ, पुष्पित फूल जो खिला रहता है उसको कहते हैं, सुरभित मतलब सुगंधित, मधुप मतलब भौरा, मंजू मतलब सुंदर, मालती मतलब चमेली का फूल होता है, और तरंगिनी मतलब होता है उल्लासित। तो इसमें आगे देखते हैं, ये कुमुद इंदु कौशिक इंदिवर। तो ये जो व्याख्या है, इसका जो प्रसंग समझने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो यह जो खंड काव्य है ये रामनिवास त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, स्वप्न खंड काव्य शीर्षक से लिया गया है, जो कि प्रथम सर्ग में संकलित है। स्वप्न खंड काव्य शीर्षक का प्रकाशन सन 1929 में हुआ था। याद रखना, स्वप्न कब लिखा गया था? 1929 में लिखा गया था। इसमें क्या है, तो रामनिवास त्रिपाठी कश्मीर प्रवास के दौरान रामनिवास त्रिपाठी ने इस खंड काव्य की रचना की थी जब वो कश्मीर में थे। 5 सर्गों में रचित यह खंड काव्य एक ही छंद में लिखा गया है। रामनिवास त्रिपाठी जी कश्मीर यात्रा का स्मृति चित्रण स्वप्न खंड काव्य में कहा जा सकता है। इस खंड काव्य में कवि ने नवयुवकों के दुविधा युक्त हृदय को चित्रित करने का प्रयास किया है। खंड काव्य का नायक बसंत है, जो देश के नवयुवकों को प्रतिनिधित्व कर रहा है। किसका है? खंड काव्य का नायक है बसंत। बसंत अपनी प्रेयसी के प्रति अनुरक्त है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना भी विद्यमान है। इन दोनों भावनाओं का द्वंद्व स्वप्न खंड काव्य में प्रकट हुआ है। बसंत है और उसकी प्रेयसी, उस दोनों का भावनाओं के बीच का जो द्वंद्व है वो दिखाई देता है। बाद में अपनी प्रेयसी द्वारा ही उद्बुद्ध किए जाने पर उसे अपने कर्तव्यों का बोध होता है। वह शत्रुओं द्वारा आक्रांत स्वदेश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी संदर्भ में स्वप्न खंड काव्य जो है क्या किया गया है, लिखा गया है। ये इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें व्याख्या जब आप देखेंगे तो इसमें मिलेगा, व्याख्या में इसमें प्रकृति ने सुंदरता का खूबसूरती से चित्रण किया है, क्योंकि कवि ने कश्मीर यात्रा में खंड काव्य की रचना की है। अतः व्याख्या पंक्ति में, इस पंक्ति में सौंदर्य प्रकट हुआ है कश्मीर का। कवि कह रहे हैं कि सरोवरों में कमलों के खूबसूरत छटा बिखरी हुई है। सरोवर में खिले कमल चंद्रमा के समान धवल रंगत हैं, मतलब सफ़ेद हैं। सरोवर में कमल खिले हुए हैं और वो सफ़ेद हैं। वही सरोवर में नीला कमल भी खिला हुआ है, जिसकी नीली रंगत शिव के शरीर की नीली रंगत सी है। यहाँ कौशिक इंदिवर का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि सरोवर में नीली रंगत के प्रेम में परिपूर्ण होकर कमल खिले हैं। यह कमल दहल तथा संपूर्ण पृथ्वी रवि रथ से निकलने वाली आभा से हर्षित व सुखी हो रही है। आगे कवि कहते हैं कि यह कमल दल सरोवर प्रकृति सभी उन्नति पतन की ओर प्राप्त होने से संसार के सम्मुख प्रमुदित हैं। संसार के सम्मुख क्या है? प्रमुदित है। बसंत ऋतु की सुंदर छटा से पूरी प्रकृति आह्लादित हो रही है। धीरे धीरे बहने वाली हवा के झोंकों से पराग मधुर भौरों से भरे पूरे फूल और कलियां झूम रहे हैं। सुंदर चमेली फूल व लताओं से परिपूर्ण पौधों रूपी भवन में बसंत ऋतु इथला रही है, झूम रही है। तात्पर्य यह है कि बसंत ऋतु में पूरी प्रकृति झूम रही है, आनंदित और तरंगित कर रही है। अब यहाँ पर देखिएगा कि क्या लिखा है। कुमुद मतलब होता है कमल का फूल। कुमुद इंदु कौशिक इंदिवर रवि रथांग के हर्ष तेज सुख विधि की रचना वश क्रमशः ये ह्रास वृद्धि मय जय के सम्मुख मंद मंद मारुत ये क्रीडित पुष्पित सुरभित मधुप निवेशित मंजुल मालती लता भवन में था बसंत हृदय तरंगित। मतलब इस पंक्ति को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें ये बताना कि नीचे एक बार जो लिखा हुआ है उसको सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे जहाँ पे पुष्पित है वो समझ जाओगे कि प्रकृति चित्रण के साथ प्रकृति के साथ जो
पुष्प खिला हुआ है यह उसकी सौंदर्यता को और भी बढ़ा रहा है। इस प्रकार से आपको समझते हुए इसका क्या करना है, व्याख्या करना है। ये एक पहला नंबर का है। दूसरा नंबर का है, अब हरियाली आ गया। हरित तलहटी में गिरिवर की समतल निर्झर ध्वनित धरा पर, हरित तलहटी में गिरिवर की समतल निर्झर ध्वनित धरा पर, छाया में अति सघन द्रुमों की बैठी विशद हरि ताब शिला पर, जाता हूँ मैं भूल जगत को बार बार अनिमेष देख कर, रूप गर्विता प्राण प्रिया के यौवन मद भी हल दृग सुंदर। अब यहाँ पर जो प्रसंग है यह स्वप्न खंड से लिया गया, ये तो जानते ही हैं, रामदास त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें भारत के युवा प्रेसी प्रेम और राष्ट्र प्रेम दोनों को खींचतान में द्वंद्व में जीता है। इसी हृदय तरंगित हृदय अंतर्द्वंद्व को कवि ने स्वप्न खंड काव्य के माध्यम से नायक बसंत के माध्यम से प्रसिद्ध किया है। बसंत का मन भी अत्यंत दुविधाग्रस्त है, लेकिन बाद में प्रेमिका के उद्बोधन से ही वह विदेशी आक्रांताओं से रक्षा के लिए राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। तो इसमें देखते हैं जिस पंक्ति के माध्यम से कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है और कहा है कि हिमालय पर्वत की हरी भरी तराई में निर्झर झरना बह रहा है और इस झरने की कल कल ध्वनि पूरे वातावरण में रस घोल रही है। यहाँ घने वृक्षों की छाया में नायक बसंत भरी पूरी हरियाली से भरी शिला पर बैठा है और कह रहा है कि अपनी प्रीतमा के रूप सौंदर्य और यौवन और रस से भरपूर आँखों को देख मैं एकटक देखता हूँ, इस पूरे संसार को भूल जाता हूँ। अपनी प्रेयसी का रूप उसका यौवन मुझे अपने आकर्षक में बांध लेता है। देखिएगा इसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हरित तलहटी में गिरिवर मतलब हिमालय पर्वत, उसके तलहटी मतलब नीचे, समतल निर्झर ध्वनित धरा पर, छाया में अति सघन द्रुमों की बैठ विशद हरिताभ शिला पर, जाता हूँ मैं भूल जगत को बार बार अनिमेष देख कर, रूप गर्विता प्राण प्रिया के यौवन मद विहल दृग सुंदर। वो प्राकृतिक दृश्य को देख करके वो क्या हो जाते हैं, विहल हो जा रहे हैं, बड़े प्रसन्नचित हो रहे हैं। आगे आता है तीसरा पंक्ति है, किंतु उसी क्षण क्षुधा निपीड़ित शिशुओं के क्रंदर से कातर, कहीं जीविका की तलाश में गए हुए प्रीतम के पथ पर, लगे हुए निज दीन देश के अगणित नेत्र आंसुओं से तर, आ जाते हैं दौड़ सामने ले जाते हैं सब उमंग हर। अब ये जो पंक्ति है इस पंक्ति में स्वप्न खंड काव्य के पहले सर्ग से लिए गए तो जान रहे हैं आप। इसमें जो स्वप्न खंड काव्य में गुप्त जो कवि है उसने दुविधाग्रस्त युवक की मानसिकता को दिखाया है। बसंत स्वप्न खंड काव्य नायक है जो अपनी प्रेयसी के प्रति अत्यधिक अनुरक्त है और उसे प्रेमिका का प्रेम खींचता है, तो दूसरी ओर राष्ट्र की दशा भी क्या कर रही है, व्यथित कर रही है। उसी का द्वंद्व इसमें दिखाई दे रहा है। एक बार और इस पंक्ति को पढ़ लीजिए। किंतु उसी क्षण क्षुधा निपीड़ित शिशुओं के क्रंदन से कातत, मतलब क्रंदन मतलब कौन है, रोते हुए। शिशु मतलब जो वहाँ के जनता लोग हैं, पीड़ित हैं। क्षुधा मतलब अधूरे, उनको अच्छे से पेट भर खाने के लिए अन्न नहीं मिला है। कहीं जीविका की तलाश में गए हुए प्रीतम के पथ पर, कहीं जो मेरे लोग हैं जो जिनको काम नहीं मिल रहा, जीविका की तलाश में गए हुए प्रीतम के पथ पर, लगे हुए निज दीन देश के अगणित नेत्र आंसुओं के तर। मेरे जो देश है वो दीनहीन है, उसमें बहुत सारे लोगों के नेत्रों में आंसुओं झर रहा है। आ जाते हैं दौड़ सामने ले जाते हैं सब उमंग हर। और जब वही दृश्य मेरे आंखों में आ जाता है तो जितने भी उमंग हैं वो सब क्या हो जाते हैं, मेरे जितने भी उमंग हैं, जो मेरी प्रेमिका के प्रति उमंग है, उसको क्या कर लेते हैं, हर लेते हैं। ये बताने का प्रयास है। आइए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। यहाँ कवि रामदास त्रिपाठी ने नायक बसंत के अंतर्द्वंद्व को प्रकट किया है। नायक अपनी प्रेयसी के मद भरे नयनों में है, जैसा कि पिछले पद में दिखाया गया, लेकिन प्रेमिका के प्रेम में डूबते ही उससे अपने देश की गरीबी तंगहाली स्मृति हो आती है और वो बेचैन हो जाता है। उसे भूख से तड़पते हुए बच्चों का क्रंदन बेचैन कर देता है। रोजगार की तलाश में भटकते नौजवानों का दृश्य भी दिखाई देता है। देश के अगणित गरीब आंखों से बेतहासा आंसू बहते हैं। यह सब कवि को याद आ जाता है और उसका सारा उमंग क्या हो जाता है, उत्साह जो है खत्म हो जाता है। इसमें देश की दीनहीनता का चित्रण है।
नंबर 1। आगे है नंबर 4 है प्रेम निशा में स्मृति निद्रावश प्रियम वदा की पृथुल जांघ पर सिर रख सोते ही क्षण भर में दृग उठ पड़ते हैं अकुलाकर लेटे अचरज से देख उदित अति निकट मनोभव हाथ फेर जो सुख पाता हूँ वह क्या सुरपुर में संभव। अब यहाँ पर इस सीधा पंक्ति इसको समझने का प्रयास करें, इसका व्याख्या। इसमें प्रेम रूपी रात में प्रीतमा को पुष्ट विस्तृत जांघ पर अपना सिर रखकर मीठी मीठी स्मृतियों की नींद में खोने पर कुछ क्षण के लिए आंख खुल जाती है। मतलब रात में अपनी प्रेमिका के जांघ में अपना सिर रखा हुआ है और फिर अचानक वो उठ जाता है। नायक लेटे लेटे वह आश्चर्य से अपने नज़दीक उगते हुए चांद को देखकर अर्थात अपनी प्रेयसी के चंद्रमुख को देखकर कहता है कि इसके कोमल मुख पर हाथ फेरकर मुझे जो सुख प्राप्त होता है वह पूरे स्वर्ग लोक में भी संभव नहीं है। मतलब उसके मुखमंडल मतलब चांद रूपी मुखमंडल पर जब मैं हाथ फेरता हूँ तो मुझे बड़ा ही सुख मिलता है। प्रेम निशा में, निशा मतलब रात्रि, प्रेम निशा में स्मृति निद्रावश प्रियम वदा मतलब प्रिय, प्रियम विदा की पृथुल जांघ पर सिर रखकर सोते ही क्षण भर में उद्रिग उठ पड़ते हैं अकुलाकर लेटे अचरज से देख उदित अति निकट मनोभव हाथ फेर जो सुख पाता हूँ, हाथ पैर करके सुख पाता हूँ वह क्या सुरपुर में संभव है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। आगे आता है 5वां नंबर, देखिएगा 5 है किंतु उसी क्षण वह निर्धन जो कृषित जानुओं से उर ढक कर टांगे छीण भुजाओं से कस पुत्र कलत्र समेत भूमि पर देख परस्पर बिता रहा है आंखों में हिम निशा भयंकर आता है सहसा स्मृति पट पर जाता है सब सुख समेट कर। अब वो इतना में ही क्या करते हैं, किसी और चीज़ को याद करने लगते हैं। किस चीज़ को याद करते हैं, इसमें रामनेश त्रिपाठी बताते हैं कि नायक बसंत की मनोस्थिति का चित्रण है। अपनी प्रेमिका के संग मधुर प्रणय क्षणों में अचानक नायक बसंत को देश की निर्धनता, देश की गरीबी लोग और स्मरण हो आता है। उसे याद आता है कि देश में संसाधनहीन व्यक्तियों ने दुर्बल घुटनों से अपना सीना ढक लिया। दुर्बल घुटने, जो कमज़ोर घुटने हैं, उससे अपना सीना ढक लिया है। अपनी दुर्बल टांगों को अपने बाजुओं से कसकर पुत्र व पत्नी के साथ भूमि पर लेटा है। मतलब उसको लपेट करके क्या किया, भूमि पर लेटा हुआ ऐसे लोग हैं। उसकी आंखें बर्फ रूपी रात के समान भयंकर प्रतीत हो रही है। तात्पर्य यह है कि उसकी आंखों में गहरी हताशा निराशा छाई हुई है। यह पूरा दृश्य जैसे ही स्मृति रूपी दरवाजे को प्रकट होता है वैसे ही नायक बसंत का सारा सुख गायब हो जाता है। अर्थात जैसे ही नायक बसंत की स्मृति में गरीबी का यह दृश्य प्रकट होता है वैसे ही अपनी प्रेमिका के साथ सुख का अनुभव उसको भूल जाता है और वह धूमिल हो जाता है। जो सुख का अनुभव है उसको भूल जाता है। आगे, चारु चंद्रिका से आलोकित विमलोदक सरसी के तट पर बौरगंध से शिथिल पवन में कोकिल का आलाप श्रवण कर और सरक आती समीप है प्रमदा करती हुई प्रतिध्वनि हृदय द्रवित होता है सुनकर शशि कर छू कर यथा चंद्रमणि। तो इसमें बताया गया है कि चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी हुई है। सौंदर्यमयी चंद्रमा की किरणों से सरसी का तट प्रकाशित हो रहा है। मंद मंद बहती पवन मंजरी की मीठी गंध से सुवासित हो उठी है। इस सुगंधित मीठी बहती हवा में कोयल की कर्णप्रिय कुक सुनकर प्रेयसी और निकट आ जाती है और उसकी सुरीली आवाज़ सुनकर नायक का हृदय वैसे ही पिघल उठता है जैसे चंद्रमा रूपी हाथ को छूकर तरंगित हो उठता है। उसका दूसरा अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि कोयल की मधुर आवाज़ की प्रतिध्वनि नशे से विभोर कर देती है। इस आवाज़ को सुनकर हृदय उसी तरह पिघल जाता है जैसे चंद्रमा की मणि चंद्रमा रूपी हाथ के स्पर्श से तरंगित तो हो उठती है। यह चंद्रमणि से तात्पर्य नायक और शशि मतलब चंद्रमा के या शशिकर के से तात्पर्य प्रेयसी की चंद्र रूपी हाथ से लगाया जा सकता है। अर्थात जैसे नायक अपनी प्रेयसी को कोमल धवल हाथों से स्पर्श कर भाव विभोर उठता है, ठीक वैसे ही अनुभूति नायक को कोयल की सुरीली प्रतिध्वनि को सुनकर हो रही है। एकदम सिंपल सा है। चारुचंद्र से आलोकित विमलोदक सरसी के तट पर, मतलब चंद्रमा के
चंद्रमा से जो आच्छादित, चंद्रमा की किरणों से आच्छादित जो तट का किनारा है, वो जो क्या हो गया है वहाँ पर अपनी प्रेमिका के जो अप अपनी प्रेमिका के मुखमंडल को देख करके उसको बड़ा ही आनंद का अनुभव होता है। ठीक वैसे ही जब कोयल की ध्वनि उसके कानों में सुनती है, पड़ती है, तो वो भी उसको क्या करता है, बड़ा अच्छा लगता है, वो भी बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। ये इसमें बताया गया है। आगे 7 नंबर का है, किंतु उसी क्षण भूख प्यास से विकल वस्त्र वंचित अनाथगण, हमें किसी की छाह चाहिए कहते चुनते हुए अन्न कण, आ जाते हैं हृदय द्वार पर, मैं पुकार उठता हूँ तत्क्षण, हाय मुझे धिक है जो इनका कर न सका मैं कष्ट निवारण। मतलब ये क्या कर रहे हैं, इसमें एक पंक्ति में, 6 नंबर के पंक्ति में कवि ने बताया कि वो प्रेमिका के साथ क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं और सुख का अनुभव कर रहे हैं। उसी के बाद तुरंत क्या होता है, उसको देश की स्थिति का भी क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। किंतु उसी क्षण भूख प्यास से विकल वस्त्र वंचित अनाथगण, मतलब प्रेयसी की मधुर स्मृति से बीच नायक बसंत को आंखों के आगे बदहाली, गरीबी, दर्दनाक चरित्र खींच आता है। किसका? देश का। भूख और प्यास से बिलखते, अन्न वस्त्र से वंचित अनाथ अन्न के कण चुन रहे हैं और उसी क्रम में गुहार भी लगा रहे हैं कि उनके प्रलाप हेतु उन्हें कोई शरणदाता चाहिए, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी शरण में ले ले। यह पूरा दृश्य देखकर नायक का हृदय बहुत ही विकल हो जाता है और वह उसी वक्त चीख पड़ता है। उसके जीवन को धिक्कार है जो वह किसी के दुख को मिटा नहीं सकता। फिर उसी का समय उसको ये संदेश मिलता है कि ऐसे लोग हैं कि यहाँ भूख है, प्यास है और अन्न के लिए लोग तरस रहे हैं, और वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ऐसा इस प्रकार से वो अपने आप को क्या करता है, जीवन को धिक्कारता है कि मैं इनके दुख को नहीं मिटा पा रहा हूँ। आगे 8 नंबर का है, मुझे ध्यान से नीरत देख कर वह गुलाब का फूल तोड़ कर मुँह पर मार खिलखिला उठती, मैं तत्काल भुजाओं में भर बार बार चुंबन करता हूँ उससे जो लालिमा उमड़ कर निकट कलोपों पर आती है। क्या है वैसी उषा मनोहर। तो वही है, अपने प्रेयसी के साथ जो स्थिति व्यतीत कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा है यहाँ पर। नायक बसंत जब देश की दीनहीन स्थिति के बारे में सोच द्रवित होने लगता है, तब उसे इस अवस्था में देखकर उसकी प्रेयसी गुलाब का फूल तोड़कर उसे उसके बड़े प्रेम से उसके मुख पर मारकर खिलखिला उठती है। उसके इस अल्हड़ व्यवहार पर नायक उसे तुरंत अपनी बाहों में जकड़ लेता है और बार बार उसे कसने लगता है और उसे चुंबन करने लगता है। लज्जा से प्रेयसी के गालों पर जो लालिमा लाल रंगत उमड़ आती है, वैसी सिंदूरी रंगत के आगे सूर्य की मनोहरता भी सुंदर फीकी लग जाती है। अब वो क्या है, अपनी प्रेमिका से क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अब आगे है, किंतु उसी क्षण वे दुखिया गण जिनके कुम्हलाए अधरों पर हास्य किसी दिन खेल न पाया, अथवा जिनके गिरे पड़े घर तेल बिना दीपक दर्शन से वंचित रहे एक जीवन भर, अपना दृश्य दिखाकर मेरा ले जाते हैं हर्ष छीन कर। फिर उसी समय क्या होता है, उनको जो स्थिति है यहाँ की, भारत की या लोगों की, आम जनता की स्थिति है, उसके बारे में वो क्या करते हैं, याद करते हैं। प्रेयसी के साथ बिताए जा रहे आनंद के क्षणों के बीच ही नायक बसंत के स्मृति पटल पर देश की दारुण स्थिति का चित्रण खींचाता है। बसंत को देख के दुखी जन याद आ जाते हैं। बसंत को देश के दुखी जन याद आ जाते हैं और उनके उदास होठों पर हंसी कहीं खेल नहीं पाती, और उसका जो उदास होठ है उसमें कहीं भी मुस्कान नहीं आ पाती है। नायक को वे गरीब वृंद याद आ जाते हैं जिनके घर अच्छे नहीं हैं, जर्जरावस्था में हैं। इन गरीबी की स्थिति इतनी बदतर है कि पूरे जीवन भर इनका घर बिना दीपक के दर्शन किए ही गुजर जाता है। इनके घर में दीपक ही नहीं है। घर में तेल की कमी ने इन्हें दीपक दर्शन करने ही नहीं दिया। दूसरा अर्थ यह लगाया जा सकता है कि इन गरीबों के घर की स्थिति बहुत बदहाल है। इनकी बदहाली की स्थिति वैसी ही है जैसी तेल बिना दीपक दर्शन से पूरे जीवन वंचित रहे। अर्थात इन गरीबों की किस्मत वैसी ही है जैसा पूरी जिंदगी बिना तेल के दीपक की किस्मत हो जाती है। यह पूरा दृश्य जैसे ही नायक बसंत के मस्तिष्क में आता है, वैसे ही उसकी सारी जो खुशी है, सारी जो एक प्रकार का उल्लास है, उमंग है, वो कहीं चला जाता है, वो काफूर हो जाता है। और इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, लयात्मकता है, संगीतात्मकता है।
आगे 10 नंबर है, मेरे कंधे को कपोल से दाब विमल दर्पण के सम्मुख, घंटों प्रेम भरी आंखों से देखा करती है मेरा मुख। चश्मे चश्मे के सन्निकट अकेले मैं आंखों में उसकी छवि देखा करता हूँ, इस सुख का वर्णन क्या कर सकता है कवि। फिर यहाँ पर इसमें व्याख्या ये बताया गया है कि नायक बसंत अपनी प्रेमिका के प्रणय प्रसंग का चित्रण यहाँ पर है। यह नायक बसंत कहता है कि साफ स्वच्छंद दर्पण के सामने उसकी प्रेयसी उसके कंधे पर अपने गालों से दबा देती है। वह प्रेम भरी आंखों से घंटों नायक का मुख देखती है। चश्मे के बहुत नज़दीक अकेले में नायक अपनी प्रेयसी की छवि को एकटक देखता रहता है। पुनः नायक कहता है कि इस सुख का कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ है, जिस सुख की अनुभूति करता है वह उसका उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। वो जो सुख की अनुभूति कर रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा नायक कह रहा है। एक एक कण जिसका होगा, बट सम बढ़े ब्याज पर अर्पण, ऐसी अन्न राशि की सनिधि, प्रमुदित है ऋणग्रस्त कृषक गण, अद्भुत है उनके जीवन में यह अनुराग विराग विमिश्रण, देख ध्यान में हो जाता हूँ चकित विमोहित व्यथित उसी क्षण। अब फिर वो उस स्थिति से वो बचते हैं और उसके बाद फिर आगे की स्थिति पहुंचते हैं। इस पंक्ति में देश की दीनता गरीबी का प्रकट करते हुए नायक बसंत ने के मन में पुनः अपने देश की गरीबी का चित्र उभर आता है। वह कहता है कि देश के किसानों की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है, दयनीय है। जिससे किसान के घर का एक एक दाना बढ़े ब्याज को चुकाने के लिए हो, ऐसी अनाज की ढेरी को भी अलग अलग रख कर या कहें तो अपने पास होना समझकर ये कर्ज के बोझ से दबे किसान बड़े खुश हैं। इनके जीवन का यह सुख दुख का मेल देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। जब भी इनको देखता हूँ या इनके बारे में सोचता हूँ तो चौंकता भी हूँ और बेचैन भी हो उठता हूँ। तो इस प्रकार से वो अपनी वास्तविक स्थिति को या देश की वास्तविक स्थिति को जानने का वो प्रयास करते हैं। आगे है, उमड़ घुमड़ कर जब घमंड से उठता है सावन में जलधर, हम पुष्पित कदम्ब के नीचे झूला करते हैं प्रतिवासर, त्वरित प्रभा या गर्जन घन गर्जन से भैया प्रेमोद्रेक प्राप्त कर, वह भुज बंधन कस लेती है यह अनुभव है परम मनोहर। जलधर मतलब मेघ, मेघ ये तो समझ जाएंगे, पुष्पित मतलब खिले हुए फूल। इस पंक्ति के माध्यम से यह बताया गया है कि सावन की खूबसूरत छटा का वर्णन इसमें है। जब सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर बारिश की बौछार करते हैं, प्रतिदिन नायक बसंत और उनकी प्रेमिका फूलों से भरपूर कदम्ब वृक्ष के नीचे झूला झूलते रहते हैं। जब घनघोर बारिश के बीच मेघ गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, तब यो तो भय से या फिर प्रेम के चरम से दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को भुजाओं में कस लेते हैं। एक दूसरे की बाहों में भरकर उन्हें जो अनुभव प्राप्त होता है वह अति रमणीय है और अति बेहद सुखद है। तो इसमें उमड़ घुमड़ में अनुप्रास अलंकार है, बादलों का मानवीकरण यहाँ पर किया गया है। और तड़ित प्रभा घन घर्जन में तत्पुरुष समास दिखाई देता है, लयात्मकता है, संघातात्मकता है और तत्सम शब्दावली मतलब संस्कृत निष्ठ शब्दावली, तत्सम शब्दावली का इसमें आपको प्रभाव दिखाई देगा, उसकी बहुलता इसमें दिखाई देगी। तो ये था स्वप्न खंड काव्य, जिसके पहला से लेकर के पद संख्या 12 तक आपके पाठ्यक्रम में है।